हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज मैं आपके सामने जो है धान, गेहूँ, गन्ना जो भी किसान अपना फसल बेचते हैं और वो किस तरीके से बेच सकते हैं इस बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो है पंजीकरण की कुछ नई सुविधाएँ आई हैं जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो किसान भाई जो आप पंजीकरण करेंगे उसमें आप अगर गलती कर बैठते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आप अपना धान, गेहूं जो भी फसल बेचना चाहते हैं उसे आप बेचने में परेशानियों का सामना करेंगे। तो समय नष्ट ना करते हुए मैं चालू करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है धान, गेहूं या फिर कोई अन्य फसल है, उसको अगर आप क्रय केंद्र पे बेचना चाहते हैं तो कैसे कर बेचते हैं उसको। तो पहली बात तो ये ऑनलाइन अप्लाई कहाँ होता है, किस साइट से। तो ये इसका साइट है www.fcs.up.gov.in, ये वाली साइट। ठीक है, इस साइट पे जा कर के आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए जो उसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। पहला खतौनी, दूसरा आधार, ठीक है, और तीसरा मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मोबाइल नंबर वही आपको लेना है जो आपका आधार से लिंक हो, यानी कि जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा वही आपको यूज में लाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप रजिस्ट्री करते हैं तो आपके रजिस्टर करते समय आपके मोबाइल पे OTP जाएगा और वो OTP किस पे जाएगा? उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर पे आपका आधार लिंक होगा। इसलिए आपका जो है ये मैंडेटरी हो गया है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है। वही व्यक्ति जो है धान बेच सकता है या फिर गेहूँ बेच सकता है जिसका आधार जो है बना हो और वह आधार के आधार पर ही अप्लाई करने के बाद इस नंबर पे OTP प्राप्त करेगा और ऑनलाइन पंजीकरण करेगा। ठीक है, तो आपका ये मोबाइल नंबर पंजीकृत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोगों को पता नहीं है कि हमारा आधार जो है वो किस नंबर से लिंक है। तो उसको पता करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे एक साइट हमने लिखी है https://resident.uidai.gov.in और /verify। आप इस लिंक पर जा करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आधार से कौन सा मोबाइल नंबर आपका अटैच है, कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है फाई आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका पंजीकरण है उसको लॉक कर देना है। ठीक है, लॉक करने के बाद ही जो है आप क्या कर सकते हैं, पंजीकृत हुए समझे जाएंगे। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आधार कार्ड से आपका नंबर ये अटैच नहीं है तो आपका 3 बार OTP जाएगा 24 घंटे में। 24 घंटे में 3 बार OTP जाता है। ठीक है, और ये OTP जाएगा जो आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर। तो आप गलतियां करेंगे और आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप वही मोबाइल नंबर यूज करिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी बात होती है कि आपका ये जो खाते में पैसा जाता है, यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन लिख दीजिएगा, बैंक पासबुक। ठीक है, अब इसमें जो आपका पैसा जाएगा वह इसी बैंक में जाएगा जो आप उसमें अटैच करोगे। लेकिन उस बैंक को किससे अटैच होना ज़रूरी है? इस आधार कार्ड से। ठीक है, तो आप जो खाता दोगे वो जो है क्या होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, तभी आपको जो है वो पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा। अगर नहीं लिंक है तो उसे आप जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए, तभी आप उसका जो है आधार कार्ड और अकाउंट नंबर उसी हिसाब से दीजिएगा, नहीं तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने पंजीकरण कर लिया, डाटा लॉक भी कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होगा कि आपके आवेदन को कंसीडर किया जाएगा, आपका आवेदन की जांच होगी। कौन करेगा? उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी के बारे में जानते हैं आप, SDM भी इनको बोलते हैं। उप जिलाधिकारी करेंगे
या फिर वो एडीएम से करता है, एडीएम से होता है, एसडीएम इसको बोलते हैं, एक ही है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। ठीक है, इनसे सत्यापन क्या होता है, मान लेते हैं आपने 10 घाटे अप्लाई कर दिए, 5 कर दिए, 4 कर दिए, कुछ भी कर दीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ 25 घाटा, 28 घाटा, 30 घाटा। इसका जो क्षेत्रफल है 0.126 एरिया, इसका 1.380, इसका है 2.420। तो इन घाटों में जैसे 25, 28, 30, इस घाटे में आपने अप्लाई किया है कि आप इस घाटे में हमारा जो है धान की गेहूं की फसल हुई उसको हम बेचना चाहते हैं, तो उस घाटे में आपका हिस्सा कितना है, इस हिस्से को निकालने का काम तहसील के कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। और उस हिस्से में आपने धान ही बोया था, इसका सत्यापन भी तहसील के कर्मचारी करेंगे। सामान्यतः यह कार्य लेखपाल के द्वारा कराया जाता है। और सत्यापन के पश्चात उपजिलाधिकारी जो है उसको जितनी मात्रा वो रिपोर्ट में लगाते हैं लेखपाल, उसी को वो क्या कर देते हैं, सत्यापित कर देते हैं कि इसमें इनका इतना हिस्सा है, इसमें इनका इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है। और उसी के आधार पे जितना आप गेहूं क्रय कर सकते हैं उतना ही आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप क्रय केंद्र पर ले जा करके अपना गेहूं बेच सकते हैं, या फिर धान हो, कुछ भी हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए लिया आपने, आवेदन किया, आवेदन में और जो आपने पंजीकरण करते समय खतौनी में जो नाम सेलेक्ट करते हैं, इसमें जब आवेदन करेंगे तो खतौनी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, तो उसमें जो आपने नाम सेलेक्ट किया और जो आवेदन में नाम है वो दोनों अगर मिसमैच हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आपका डायरेक्ट सत्यापन के लिए एसडीएम सर के पास नहीं जाएगा। पहले क्या होगा, एसडीएम के द्वारा ही जो मिसमैच हुआ है नाम का, उसका क्या हो जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। उसके पश्चात ही क्या हो जाएगा, आपका गेहूं का आप विक्रय कर सकते हैं और क्रय केंद्र पर उसे खरीदा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एमएसपी वर्ड आता है। ठीक है, एमएसपी इंग्लिश में होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, हिंदी में होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ठीक है, एमएसपी पे जो गवर्नमेंट होती है ना, इस फसल को जो है एमएसपी पे खरीदती है, और एमएसपी पे ही जो है आपका फसल सरकार लेती है। 1820, 1850 जो भी निर्धारित होता है वह सरकार क्या करती है, एमएसपी पे परचेज करती है। ठीक है, धान विक्रय के समय जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो होना चाहिए पंजीयन प्रपत्र। जैसे जब आपने धान को बेचा तो उस समय जो पंजीयन प्रपत्र होगा, यानी जो आप पंजीकरण करने के बाद जो प्रपत्र निकालते हैं उसका आपका होना ज़रूरी है। उसके साथ आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उसके साथ खतौनी की छाया प्रति, खतौनी की नकल ज़रूरी है, और पंजीकृत मोबाइल जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए वो ज़रूरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट्स ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। पंजीयन प्रपत्र हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल, इसी पे ओटीपी जाएगा आपका या फिर मैसेज जाएगा, और उसके बाद आपका पंजीयन हो गया, आधार हो गया, पंजीकरण हो गया। उसके बाद आप खतौनी भी ले जाएंगे जो आपने पंजीयन करते समय लगाया था। ठीक है, ये आपका खतौनी की छाया प्रति। इन सब के साथ आप गेहूं विक्रय केंद्र, धान या फिर गेहूं विक्रय केंद्र पर जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपका धान या फिर गेहूं खरीद लिया जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे लिंक जाएगा, एक एसएमएस जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना गेहूं खरीदा गया है और कितने मूल्य का वो है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जो है धान या फिर गेहूँ विक्रय करते हैं, विक्रय करने के पश्चात जो केंद्र प्रभारी होता है उससे आप पावती रसीद ज़रूर ले लें। अब एक केसेज ये होता है कि आपका 12.5 एकड़ से अगर अधिक ज़मीन है तो इसका सत्यापन आपका एडीएम या फिर जिला खरीद अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसान की श्रेणी भी आपकी भरनी होती है। आप लघु हैं,
मध्यम है या फिर दीर्घ हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखकर ही भरिएगा। ठीक है। और सरकार ने जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में जो गेहूं या इस समय वर्तमान में धान है, तो धान क्रय की जो अवधि रखी है वह है 1/10/2021। ठीक है, 1/10/2021 से लेकर के 31/1/2022 तक का, 31/1/2022 तक का। ठीक है। और उसका जो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो धान खरीद का, सॉरी ये 11 है, 1/11/2021 से 28/2/2021 तक का समय है यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान के क्रय का, जो सरकार खरीदेगी। इसमें जो है आपका एक ऑप्शन आता है कि अगर आप अपने धान बेचने के लिए समय से उपस्थित नहीं हैं तो आप किसी अपने निकटतम संबंधी का नाम भी दे सकते हैं। आपका पुत्र हो, पुत्री हो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, दामाद हो, तो किसी भी निकटतम संबंधी का आप मोबाइल नंबर, उसका आधार दे सकते हैं, जिससे वह जो है आपके गेहूं को वहां पे जा कर के विक्रय कर सके आपके बिहाफ पे सत्यापन करवा करके। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देखिएगा, और कोई भी आपको समस्या होती है हमें लिंक में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इससे संबंधित आपका एक पंजीयन करते हुए एक ऑनलाइन वीडियो जो है बना सकूं। अगर ऐसा होता है तो मैं जल्द से जल्द उसको पोस्ट करूंगा ताकि आप घर बैठे पंजीकरण कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।